सिपा सालार का बड़ा फैसला, भारत से कशीदगी पर कौमी असम्बली की दिफाई कमेटी के अरकान को ब्रीफिंग देंगे। 4 अप्रैल को दौरा GHQ की दावत, सियासी रहनुमाओं को जहरियत और पाक फौज के जवाबी इक़दाम से आगाह किया जाएगा। फेडरल गवर्नमेंट का है प्रोग्राम बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, लेकिन वो समझते हैं कि वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट, अगर इसका नाम चेंज है तो वी विल चेंज हो गया ना। थैंक यू। हम तो पहले अपना शुक्रिया अदा करते हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम बदलने का इंतजाम, वज़ीर आज़म ने इत्तेहादी रहनुमाओं को यकीन दहानी करा दी। शाह महमूद कुरैशी ने खुलकर मुखालिफत कर दी। मैं ज़ाती तौर पर जब पार्टी की वो नशस्त आएगी जिसमें मशावरत होगी, मैं ज़ाती तौर पर नाम की तब्दीली के हक़ में नहीं हूँ। मैं समझता हूँ नाम नहीं काम देखा जाता है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि काम सही हो। वज़ीर आज़म डील पर कायल हैं, ना ढील पर आमादा। नैब के मामलात में मुदाखलत करना हुकूमत का काम नहीं। शाह महमूद कुरैशी का भारत में हाई कमिश्नर सुहेल महमूद को सेक्रेटरी खारजा बनाने का ऐलान। PTI सरकार को बेनजीर का नाम निकालने के फैसले पर शर्म आनी चाहिए। अवामी रद्द अमल आएगा। खुर्शीद शाह ने खबरदार कर दिया, हुक्मरान कर्जा लेते हुए शर्माते नहीं मुस्कुराते हैं और फिर शहनाइयां बजाते हैं। सक्खर में गुफ्तगू। खुर्शीद शाह इदारों में लगी दीमक के कीड़े करार, अपने करतूत सामने रखें। बेनजीर और भुट्टो को बेचना बंद कर दें। फवाद चौधरी तैश में आ गए। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम तब्दील करना हुकूमत के लिए इम्तिहान। कानून में तरमीम नागुज़ीर। कौमी असम्बली में PTI की अक्सरियत। सेनेट में अपोजिशन का पलड़ा भारी। ऑर्डिनेंस के जरिए आर्जी इक़दाम मुमकिन। वज़ीर आला पंजाब अपने तर्जुमान पर मेहरबान। शहबाज गिल को तमाम महकमों में इंस्पेक्शन का इख्तियार दे दिया गया। खुसूसी मुरासला जारी। PP 218 मुल्तान में ज़िम्नी इलेक्शन के लिए वोटिंग। टांगों से माजूर शख्स की भी पोलिंग स्टेशन आमद। असल मुकाबला PTI के मलिक वासिफ और पीपल्स पार्टी के मलिक अरशद के दरमियान। जियाले को नून लीग की भी हिमायत हासिल। सच बोलें तो आधा क्राइम ये पुलिस वालों की वजह से होता है। अगर ये सही हो जाए ना तो आधा क्राइम ख़त्म हो जाएगा। डाकुओं से इतना डर नहीं लगता कि यार वो डाकू होगा। जैसे पुलिस वालों को देखते हैं हम लोग, हमें ऐसा लगता है यार ये पुलिस वाले खड़े हुए हैं, हम रास्ता चेंज कर देते। पुलिस से खौफजदा अवाम, टारगेट किलर्स और डाकू बेलगाम। कराची में खौफ के बादल। मार्च में 30 अफराद का कत्ल, 80 जख्मी। मुफ्ती तकी उस्मानी पर हमले के मुल्जिमान भी अब तक आजाद। हुकाम का काम जमानतों पर रिहा मुजरिमान का डेटा जमा करने तक महदूद। डेटा लेना शुरू कर दिया है कि हमें ये डेटा मिल जाए जो क्रिमिनल जेलों से निकल रहे हैं, वो अगर ज़मानत पर निकल रहे हैं तो वो उनके ज़मानत वालों को हम चेक कर रहे हैं, और अगर वो रहा हो चुके हैं तो फिर उनके पीछे हमारी एक इंटेलिजेंस चल रही है ताकि हम उनको चेक एंड बैलेंस कर सकें कि उनके एड्रेसेस पे और उनकी जो शनाख्त है, और ऐसे लोगों पे हमारी नज़र है। मुल्तान में बैंकों से रकम निकलवाना भी मुश्किल। डाकुओं की 8 नंबर चुंगी के करीब फायरिंग। लुटेरे मियां बीवी से 11 लाख रुपए लूट कर रफू चक्कर। एक दिन बाद मुकदमा दर्ज। सड़कें तरक्की का जीना। वस्ती और जनूबी पंजाब के फासले सिमट गए। लाहौर अब्दुल हकीम मोटरवे M3 का आज इफ्तिताह। सूबाई दारुल हुकूमत से मुल्तान तक सफर 5.5 घंटे से कम होकर 3 घंटे रह जाएगा। सिंध और बलूचिस्तान जाना भी आसान। कोयटा में बाअसर अफराद की मनमानी। डेवलपमेंट अथॉरिटी से NOC लिए बगैर हाउसिंग स्कीमों का कारोबार। पानी, बिजली और गैस की अदम फराहमी पर घर बनाने वाले परेशान। QDA हुकाम ने कार्रवाई का इशारा दे दिया। कराची में सूरज के तेवर फिर बिगड़ने लगे। शहरी बेहाल।
पारा 34 पर पहुंच गया। महकमा मौसमियात ने दर्जे हरारत 40 तक जाने की पेशगोई कर दी। गर्मी की लहर पीर तक बरकरार रहने का इम्कान। तुर्की में बल्दियाती इंतखाबात के लिए वोटिंग का आगाज। 81 सूबों में 5 करोड़ 70 लाख वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करने के अहल। तैयब अर्दवान कामयाबी के लिए पुरअज़्म। आज बाद 4 अप्रैल को कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दिफा के अराकीन को सरहदों पर सूरत हाल के हवाले से ब्रीफिंग देंगे। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। सिपा सालार का बड़ा फैसला। तमाम पार्लिमानी जमातों पर मुश्तमिल कायमा कमेटी दिफा को 4 अप्रैल को दौरा GHQ की दावत। भारतीय जा रही है पाक फौज की जवाबी कार्रवाइयों और मुल्की सलामती के अमूर पर ब्रीफिंग दी जाएगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा 21 रुकनी कमेटी को कंट्रोल लाइन, वर्किंग बाउंड्री पर भारतीय फोर्सेस की शहरी आबादियों को निशाना बनाने और पाक फौज की जवाबी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग देंगे। अरकान को इंटरनेशनल बॉर्डर्स की ताज़ा तरीन सूरत हाल से भी आगाह किया जाएगा। चेयरमैन अमजद खान की ज़ेर क़यादत आने वाली कमेटी अरकान को GHQ और मुसल्लह अफवाज के अमूर पर भी एतमाद में लिया जाएगा। अरकान यादगार शोहदा पर भी हाजिरी देंगे। हुकूमत ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम बदलने का प्रोग्राम बना लिया है। वज़ीर आज़म ने इत्तेहादी रहनुमाओं को यकीन दहानी करा दी है, जिस पर अरबाब गुलाम रहीम ने उनका शुक्रिया अदा किया। ज़रा के मुताबिक हुकूमत को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम बदलने के लिए कानून में तरमीम करना पड़ेगी। हुकूमत की बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम बदलने की तैयारी। नाम तब्दील करने का मुतालबा घोटकी में इजलास के दौरान GDA की जानिब से किया गया। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने इत्तेहादी रहनुमाओं को यकीन दहानी कराई कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम तब्दील किया जा रहा है। वज़ीर आज़म की यकीन दहानी पर अरबाब गुलाम रहीम ने उनका शुक्रिया अदा किया। फेडरल गवर्नमेंट का है प्रोग्राम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, लेकिन वो समझते हैं कि वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट, अगर इसका नाम चेंज है तो वी विल चेंज हो गया ना। थैंक यू। हम तो पहले अपना शुक्रिया अदा करते हैं। दूसरी तरफ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम तब्दील करना हुकूमत के लिए एक मुश्किल इम्तिहान होगा। इसके लिए कानून में तरमीम करना पड़ेगी। ज़राए के मुताबिक हुकूमत कौमी असम्बली से सादा अक्सरियत से कानून में तरमीम करा सकती है। सेनेट में हुकूमत की अक्सरियत नहीं, वहाँ मंजूरी में दुश्वारी हो सकती है। हुकूमत आर्जी तौर पर ऑर्डिनेंस के जरिए भी नाम बदल सकती है। ऑर्डिनेंस भी 120 रोज के बाद कौमी असम्बली में लाना होगा। इसी मामले पर रद्द-ए-अमल दिया PP रहनुमा खुर्शीद शाह ने, जिन्होंने कहा कि इमरान खान ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मुतालिक बात सिंध के इत्तेहादियों से कहलवाई। उन्होंने कहा कि हुकूमत का ये इकदाम शर्मनाक है। इमरान खान की जमात वो लोग हैं जो परवेज़ मुशर्रफ के दौर में थे। सिंध से जो ताल्लुक़ रखने वाले PTI के हैं, उसको इमरान ने इस्तेमाल किया। ये चीज़ आज से 3-4 दिन पहले से ही चल रही थी और उसने उनको इस्तेमाल करके ये सोचा कि मैं सिंध से ये मूव चलवाऊँ, क्योंकि बेनज़ीर सिंध से बिलोंग करती है। भाई बेनज़ीर तो पाकिस्तान से बिलोंग करती है, तो मगर इसने अपनी सोच के मुताबिक जितनी जिसको सोच होगी, सियासत की समझ होगी, इसने कोशिश की कि मैं इस कार्ड को कैंसिल करने के लिए सिंध के उन लोगों से मुतालबा करवाऊँ जो उनके बेचारे बछड़े हैं। ये शर्मनाक कदम है, ये जमहूरियत नहीं है। ये तो देखो, मैं तो बड़ा क्लियर हूँ कि जिस शख्स ने ये ऐलान किए थे कि मैं कोई ऐसा बंदा नहीं लूँगा जिसको दाग होगा, कोई ये होगा, सारे बुज़रा वही है, सारे लोग MNA इनके वही हैं जो 60% MNA है, वो परवेज़ मुशर्रफ के साथ रहे हैं। अभी आपको बताएं कि वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम तब्दील करने की मुखालिफत कर दी है। मुल्तान में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म डील और ढील के कायल नहीं हैं। उन्होंने भारत में हाई कमिश्नर सुहेल महमूद को नया सेक्रेटरी ख़ारिजा बनाने का ऐलान भी कर दिया। मुत्तफ़िका अपोजिशन ने वज़ीर आज़म की खिदमत में 2-3 गुजारिशात की। उनको ये एतराज़ था कि जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है उसको पीपल्स पार्टी वाले उनके जाले मिसयूज़ करते हैं। जहाँ तक नाम की बात है, कुछ मेंबर्स की तजवीज़ थी उस नाम को तब्दील किया जाए, लेकिन आप जानते हैं वो एक कानूनी
तरीक़ाकार होता है कि लेजिस्लेटिव चीज़ है और उसको देखा जाएगा। जब पार्टी की वो नशस्त आएगी जिसमें मशावरत होगी, मैं ज़ाती तौर पर नाम की तब्दीली के हक़ में नहीं हूँ। इमरान खान न तो डील के कायल हैं और न ही ढील पर आमादा हैं। मैं आज फिर कहूँगा कि हमें सब रेड लाइंस का एहतराम करना चाहिए। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से कह रहा हूँ, मैं शहबाज शरीफ साहब से कह रहा हूँ, मैं दीगर अपोजिशन जमातों से कह रहा हूँ, सियासी इख्तलाफात हैं, रहेंगे, लेकिन मुल्क की मफाद में, नेशनल सिक्योरिटी मामलात में आप तंगदिली, तंग नज़री का मुजाहरा मत करें। तहमीना जंजुआ साहबा जी शऊर खातून, फहमो फरिस्त वाली खातून हैं और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। वो 16 तारीख को रिटायर होने चली हैं। जनाब सुहेल महमूद साहब को सेक्रेटरी खारजा तैनात करने का हुकूमत ने फैसला किया है। इसी मामले पर वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्वीट करते हुए कहा कि खुर्शीद शाह, बेनज़ीर और भुट्टो को बेचना बंद करें। उनका कहना था कि इदारों की तबाही में सबसे बड़ा हिस्सा खुर्शीद शाह का है। वजीर इत्तलात ने कहा कि खुर्शीद शाह ने मेरिट के बरक्स और सियासी भर्तियों का अंबार लगाया। दीमक इदारों को लगी, उसका सबसे बड़ा कीड़ा खुर्शीद शाह हैं। खुर्शीद शाह को तनकीद का निशाना बनाते हुए फवाद चौधरी ने ट्वीट किया है और कहा है कि इदारों की तबाही में सबसे बड़ा हिस्सा खुर्शीद शाह का है। साथ ही साथ उन्होंने हिदायत की खुर्शीद शाह को कि वो बेनज़ीर और भुट्टो को बेचना अब बंद करें। फवाद चौधरी का कहना था कि खुर्शीद शाह ने मेरिट के बरक्स और सियासी भर्तियों का अंबार लगाया। आगे बढ़े, आपको बताएं कि कराची टोल प्लाजा के करीब एमकेएम के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन ट्रैफिक हादसे में जख्मी हो गए। एमकेएम रहनुमाओं के मुताबिक ख्वाजा इजहारुल हसन को सर, कमर और सीने पर चोटें आई हैं। वो होश में हैं। एमकेएम रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन की गाड़ी को हादसा कराची टोल प्लाजा के करीब उस वक्त पेश आया जब वो घोटकी से वापस आ रहे थे। हादसे में ख्वाजा इजहारुल हसन समेत उनके 3 मुहाफिज भी शदीद जख्मी हुए, जिन्हें फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए आगा खान अस्पताल मुंतकिल किया गया। वाकई के बाद आमिर खान, फैसल सब्जवारी समेत दीगर एमकेएम रहनुमा अस्पताल पहुंचे और उनकी खैरियत दरियाफ्त की। रहनुमा आमिर खान ने बताया कि ख्वाजा इजहारुल हसन की गाड़ी को हादसे के बाद पीछे से आने वाली स्क्वाड की गाड़ी ने हिट किया। फैसल सब्जवारी का कहना था कि ख्वाजा इजहारुल हसन को कमर और सीने पर चोटें आई हैं, वो होश में हैं। इजहार भाई को सर पे चोट आई है और कमर में, सर पे खासा गहरा उनको जख्म है। सीटी स्कैन के मुताबिक सर में गहरी चोट तो है, लेकिन खुदा न खास्ता कोई दिमाग या इस तरह की चीज़ें डैमेज नहीं है। अल्लाह का बड़ा करम है, जान को ख़तरे वाली कोई चीज़ नहीं आई है अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक। डॉक्टर्स का कहना है कि ख्वाजा इजहारुल हसन की हालत खतरे से बाहर है। खबर है शहर कायद से, जहां पे दहशत गर्दी और टारगेट किलिंग के वाकयात फिर से बढ़ने लगे हैं। मार्च में फायरिंग और पुरतशद्दुद वाकयात में 3 पुलिस एहलकारों समेत 30 अफराद जामहक और 80 अफराद जख्मी हुए, जबकि मारूफ आलिम दीन मुफ्ती तकी उस्मानी पर भी कातिलाना हमला किया गया। तफसील कराची से बिलाल नसीर की रिपोर्ट में। कराची में खौफ और दहशत फिर परवान चढ़ने लगी। मार्च का महीना भारी रहा। सिर्फ एक माह में टारगेट किलिंग और पुरतशद्दुद वाकयात में 30 अफराद जान से गए। 3 मार्च को आजम बस्ती और गुलशने मेहमार में 2 अफराद को कत्ल किया गया। 4 मार्च को औरंगी टाउन में पुलिस एहलकार रिजवान को मौत के घाट उतार दिया गया, जबकि 9 मार्च को औरंगी टाउन मंसूर नगर में पुलिस एहलकार हबीबुल्ला और डिफेंस में टैक्सी ड्राइवर को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। 10 मार्च को मलीर से एक शख्स की तशद्दुद ज़दा लाश मिली। 11 मार्च को मेमन गोट में माँ बेटी जबकि स्टील टाउन से भी 2 अफराद की तशद्दुद ज़दा लाशें मिली। 12 मार्च को लियारी घास मंडी से एक शख्स की लाश मिली। 15 मार्च को कोरंगी जबकि 16 मार्च को न्यू कराची से भी एक शख्स की लाश मिली है। 17 मार्च को सोहराब गोट, अल फला, शेरशाह और बल्दिया में 4 अफराद को मौत की नींद सुला दिया गया। पुलिस हुक्काम का कहना है कि वाकयात की रोकथाम के लिए इक़दाम कर रहे हैं। डेटा लेना शुरू कर दिया है कि हमें ये डेटा मिल जाए जो क्रिमिनल जेलों से निकल रहे हैं, वो अगर ज़मानत में निकल रहे हैं तो वो उनके ज़मानत वालों को हम चेक कर रहे हैं
اور اگر وہ رہا ہو چکے ہیں تو پھر ان کے پیچھے ہماری ایک انٹیلیجنس چل رہی ہے تاکہ ہم ان کو چیک اینڈ بیلنس کر سکیں کہ ان کے ایڈریسز پہ اور ان کی جو شناخت ہے اور ایسے لوگوں پہ ہماری نظر ہے۔ 19 مارچ کو لانڈی میں چھریوں کے وار کر کے ایک شخص کو قتل کر دیا گیا۔ 22 مارچ کو نیپا چورنگی کے قریب مفتی تقی عثمانی پر قاتلانہ حملے میں پولیس اہلکار اور ایک سیکیورٹی گارڈ جاں بحق ہوئے جبکہ 2 افراد زخمی بھی ہوئے۔ 26 مارچ کو نیو کراچی، اورنگی ٹاؤن اور عوامی کالونی سے خواجہ سرا سمیت 3 افراد کی لاشیں ملی۔ 27 مارچ کو ڈیفنس میں ٹیکسی ڈرائیور اور ایف بی ایریا میں پھل فروش کو گولیاں ماری گئیں۔ 28 مارچ کو مچھر کالونی میں مسلح افراد نے ایک شخص کو قتل کر دیا جبکہ پی آئی بی سے ایک شخص کی لاش ملی۔ بلدیہ داؤد گوٹ میں غیرت کے نام پر بھابھی اور دیور کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا۔ 30 مارچ کو ڈیفنس میں کار پر فائرنگ کر کے شہری کی جان لے لی گئی۔ 1 ماہ کے دوران مختلف علاقوں میں فائرنگ اور دیگر واقعات میں پولیس اہلکاروں سمیت 80 افراد زخمی بھی ہوئے۔ شہر میں ٹارگٹ کلنگ کر کے خوف و ہراس پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پولیس حکام کا دعویٰ ہے کہ واقعات میں ملوث ملزمان کو جلد گرفتار کر لیں گے۔ کیمرامین ہارون زادہ کے ساتھ بلال نصیر، دنیا نیوز، کراچی۔ جرائم کے خاتمے میں ناکام کراچی پولیس عوام کے لیے خوف کی علامت بن گئی۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ انہیں گھروں سے نکلتے ہوئے بھی خوف آتا ہے اور ہر وقت لٹنے کا خطرہ منڈلاتا رہتا ہے۔ ایسا لگتا ہے یار یہ پولیس والے کھڑے ہوئے ہیں، ہم راستہ چینج کر دیتے ہیں۔ پولیس کیا کر رہی؟ لوٹا ماری کر رہی اور کیا کر رہی؟ گٹکے والے کو پکڑتی ہے، 100 روپے لے لیتی ہے، بولتی ہے تھوڑا کھلاؤ، بولتی ہے جاؤ 50 روپے دے کے جاؤ۔ پولیس ایسی ہے بس، وہ تو اپنا ہر کوئی اس کے لیے آتا ہے۔ پولیس تو اپنے فرائض طریقے سے انجام نہیں دے رہی جیسے اس کو دینا چاہیے۔ پولیس اپنا کردار سے ادا نہیں کری۔ سچ بولیں تو آدھا کرائم یہ پولیس والوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ موبائلیں دے دیں گے، ان سے کیا ہوتا ہے؟ کام کرنے سے کچھ ہوتا ہے، صرف باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، کام کرنے سے کچھ ہوتا ہے۔ دوسری جانب ملتان میں دن دہاڑے ڈاکوؤں نے میاں بیوی کو لوٹ لیا۔ ڈاکو بآسانی 11 لاکھ روپے لوٹ کر فرار ہو گئے۔ مقدمہ درج ہونے کے باوجود پولیس ملزمان کو گرفتار نہ کر سکی۔ خستہ حالی کی وجہ سے کباڑ میں تبدیل ہو کر رہ گئی ہیں، جبکہ گاڑیوں کی مرمت اور نئی گاڑیوں کی خریداری کے لیے کوئی حکمت عملی نہیں اپنائی جا سکی۔ اسی پر رپورٹ کر رہے ہیں عبدالباسط۔ فیصل آباد میں محکمہ غفلت کی وجہ سے متعدد تھانوں کی پولیس موبائلز کباڑ میں تبدیل ہو گئیں۔ زنگ آلود اور تباہی کا شکار بنی پولیس کی کھٹارہ گاڑیاں اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہی ہیں۔ خستہ حالی کی وجہ سے متعدد گاڑیاں تو استعمال کے قابل بھی نہ رہیں۔ ایسی خستہ حال گاڑیوں کا استعمال کرتے ہوئے ملزمان کا پیچھا کرنا اور انہیں لگام ڈالنا تو سہانے خواب کے مترادف ہے۔ اگر ان کی گاڑیاں اچھی ہوں گی نا تو ظاہری بات ہے کہ عوام کو پروٹیکٹ ملے گا۔ ٹھیک ہے جی، ان کی گاڑیاں اچھی ہونی چاہیے تاکہ ملزمان کو پکڑنے میں ان کو آسانی ہو۔ ان کی گاڑیاں جو ہے نا ایسی ہوتی ہیں کہ وہ جو ملزمان ہوتے ہیں ان کی گاڑیوں کا پیچھا کرتی بھی ہیں لیکن ان کو پکڑ نہیں پاتی، تو بالکل ضرورت ہے کہ یہ ان کو اپ گریڈ کیا جائے، نئی گاڑیاں دی جائیں پنجاب پولیس کو۔ پرانی گاڑیاں ان کے پاس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ 10-15 سال سے پرانی چل رہی ہیں، ان کو کام بھی نہیں کرواتے، یہ پیسے ملتے ہیں کو کھا پی لیتے ہیں۔ وہ گاڑیوں کی کمی اور خستہ حالی کی وجہ سے پولیس ملازمین کو ملزمان کو عدالتوں میں پیش کرنے اور گشت کرنے میں بھی مشکلات کا سامنا ہے، جبکہ سی پی او فیصل آباد کا کہنا ہے کہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں موٹرز وہیکل ریپلیسمنٹ پالیسی نہ ہونے کی وجہ سے گاڑیوں کی تبدیلی میں تاخیر کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جو پولیس کی جو پرانی رولز ہیں اس کے تحت تو کنڈیم وہیکل ہوتی ہے بہت عرصے بعد، تو یہ اگر ہو جائے تو ہمارا ٹرانسپورٹ ریپیئر وغیرہ کا بہتر ہو جائے گا، تو ہم اس کو ضرور ٹیک اپ کریں گے اپنے سینٹرل پولیس آفس۔ اگر محکمہ کو نئی گاڑیوں اور اسلحہ سمیت دیگر سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے تو پولیس کی کارکردگی میں بہتری لائی جا سکتی ہے۔ پولیس کی جانب سے شہریوں کی جان و مال کو تحفظ فراہم کرنا تو درکنار، محکمہ غفلت کے باعث ان کے اپنے ہی تھانوں کی بیشتر گاڑیاں تباہ حالی کا شکار بن گئیں۔ اس کے باوجود نہ تو ان کی مرمت کروائی گئی اور نہ ہی نئی گاڑیوں کی خریداری یقینی بن سکی۔ کیمرامین احمد علی کے ساتھ عبدالباسط، دنیا نیوز، فیصل آباد۔ ابھی رخ کریں گے کراچی کا، جہاں چیئرمین پی ایس پی مصطفیٰ کمال پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ بھائی جیت گئے، آپ کو 23 ایم پی اے کی سیٹیں مل گئیں یار یہاں سے۔ وزیر اعظم صاحب کیا یہ ڈیزرو کرتا ہے کراچی حیدرآباد؟ ہاں، آپ نے کل ایک اور انوکھا کارنامہ انجام دے دیا، اور اس پہ میں آپ سے ہمدردی کرتا ہوں، اس پہ مجھے غصہ نہیں ہے،
اس پہ میں آپ سے دلی ہمدردی کرتا ہوں کہ آپ کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے کل آپ کے اپنے لوگوں نے, آپ کے اپنے گورنر نے, اور سٹی گورنمنٹ کے میئر نے, اور آپ کے اپنے رفقا نے. لیکن آپ اتنے معصوم کیوں ہیں؟ میں میئر تھا, بڑی چھوٹی سی پوسٹ ہوتی ہے, لے کر جاتے تھے تو میں اس کا گراؤنڈ چیک کراتا تھا بھائی پہلے کہ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں, کیسا پروجیکٹ ہے, کیسے ہوا یہ کام. ایک نارمل سی اس کی ایس او پی ہے, پوری رپورٹ آتی تھی ایک پیج پر کہ یہ سارے اس کے معاملات ہیں, یہ بیک گراؤنڈ ہے. آپ وزیر اعظم پاکستان ہیں, آپ میڈیا کے سامنے دن دہاڑے آپ میرے مصطفیٰ کمال کے بنائے ہوئے پروجیکٹ پہ کل جا کر تختی لگا کر چلے آئے. اپنی باغ ابن قاسم میں نے 2005 کے جب اینڈ میں ٹیک اوور کیا تو وہاں پر 70 ایکڑ زمین قبضے میں تھی, بڑے پاکستان کی سب سے مہنگی زمین ہے, بڑے لوگوں کا قبضہ تھا, کوئی ٹھیلے والے نہیں بیٹھے تھے وہاں پہ, بڑے لوگوں کا قبضہ تھا. اور جب ہم انٹر ہوئے تھے وہاں پر تو باقاعدہ ہم پر فائرنگ کرتے تھے سٹی گورنمنٹ کے لوگوں کے اوپر. ہم نے وہ زمین واپس چھوڑوائی, واگزار کروائی وہاں سے 130 ایکڑ کی. وہ خبریں اور بھی ہیں لیکن شامل کریں گے ایک بریک کے بعد. آپ رہیے دنیا نیوز کے ساتھ.